हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो उत्तराखंड पुलिस के मैथ्स के जो मैराथन की मैंने बात की थी वो आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम मैथ्स के सारे टॉपिक के लगभग लगभग टॉपिक हम कवर करेंगे मतलब एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन जरूर करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स है वो एग्जाम तक आपके दिमाग में रहें। और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सब पे बातें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप ये सेशन हमारा देख रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर करें, और आप जरूर हमें ये बताएं कि अगर कोई टॉपिक रह जा रहा है तो वो जरूर कमेंट करके बताएं कि सर इस टॉपिक के क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है। साथ के साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप ये सेशन हमारे साथ कर रहे हैं तो पेन और पेपर अपने साथ में रखिए, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के करना पॉसिबल नहीं है। जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उससे पहले आप उस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद से कीजिए और फिर आगे बढ़िए। आगे सॉल्यूशंस तो हम दे ही रहे हैं। साथ ही पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर आपको उत्तराखंड पुलिस का पूरा 300 क्वेश्चन का मॉक अवेलेबल है। साथ ही कनिष्ठ सहायक के भी मॉक अवेलेबल करवा दिए गए हैं। मैथ्स का कंप्लीट कोर्स हमने पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर कर दिया है, जहां पर आप जाकर अगर आपने नहीं किया है सिलेबस तो वहां से भी एक बार कवर कर सकते हैं। साथ के साथ ये सारी चीजें आप हमारे साथ यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि भैया ये देखो कि क्या ही हो रहा है। कह रहा है कि ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में करता है। मतलब यहाँ पर ए और बी के बारे में बात की जा रही है और उनके टाइम के बारे में बात की जा रही है कि ए को डबल टाइम लग रहा है किससे, बी से। मतलब अगर बी 1 घंटा लेता है तो ए कितना लेगा, 2 घंटा लेगा। समय का अनुपात दिया हुआ है दोनों के। अगली लाइन में कह रहा है कि बी की और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। तो सी के साथ भी इसका रेशो दे रखा है कि सी अगर 1 घंटे में किसी काम को करता है तो ए जो है वो 3 घंटे लेता है। अब आप देखेंगे दोनों जगह अलग अलग बातें की हुई है ना। एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है, तो दोनों को बराबर करें। तो यहाँ 3 से गुणा कर लो भैया, यहाँ 2 से गुणा कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए की वैल्यू हम दोनों जगह क्या ही करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। तो यहां से हमारे पास जो टाइम का रेशो आ गया वो आ गया 6:3:2। आ गई बात समझ में? तो आपने कहा हाँ ठीक है, यहां तक बात सही से समझ में आ गई। इसके बाद वो क्या कह रहा है? इसके बाद वो कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में खत्म करते हैं। अब ये जो दिया हुआ था ना, ये तो टाइम का रेशो था। क्या आप यहां से एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता का रेशो नहीं निकाल सकते? तो आप कहेंगे लिख सकते हैं 1/6, 1/3 और 1/2। टाइम के रेशो का इनवर्स कर दें तो एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता बोले तो 1 दिन में कितना काम करता है उसका रेशो निकल जाएगा। इन तीनों को 6 से गुणा कर लें। 6 से गुणा करने का मतलब हो गया कि रेशो आ गया भैया 1, ये रेशो आ गया 2 और ये रेशो आ गया 3। ठीक है। इसका एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ? इसे अगर आप समझें तो इसका मतलब हो गया ए 1 दिन में 1 समोसे खाता है, जबकि बी 2 समोसे खाता है और सी 3 समोसे खाता है। सवाल में कह रहा है कि तीनों मिलके, मतलब ए बी और सी अगर तीनों मिलके समोसे खाएंगे तो ये सारे के सारे समोसे खा लेंगे। कितने ही हो गए? 3, 2, 5 और 1, 6। 6 6 समोसे ये तीनों मिलके खा लेंगे। अब 1 दिन में 6 समोसे खाते हैं और कितने दिन में खा लेते हैं? आपने बोला 1 दिन में, मतलब 1 दिन दिया हुआ है आपको। तो जो टोटल वर्क हो गया, टोटल अगर समोसे की बात की जाए तो आप कह पाएंगे कि 6 × 1 करोगे 6 टोटल वर्क आ गया। 6 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क 6 जो आ गया है ये टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब देखो ए कितने ही समोसे खाता है 1 दिन में। आपने बोला 1 समोसा खाता है। 6 समोसे खाने में भाई साहब 6 ही दिन लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा। बी का अगर पूछता तो वो 1 दिन में 2 समोसे खाता है। तो 6 अगर उसे टोटल समोसे खाने हैं तो कितने दिन लगेंगे? 3 दिन लगेंगे, अगर बी की बात की जा रही होती।
ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का ये बहुत प्यारा सा सवाल था। आई होप आप सबने भी ये सवाल कर लिया हो, और अगर नहीं किया है तो ये वो सवाल है जिसमें आप फंस सकते हो। इस क्वेश्चन को सही से समझ के लिख करके करना जरूर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपए है। बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का, और उसी अवधि का साधारण ब्याज भी दे रखा है, मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है। अगर आप ये समझो कि प्रिंसिपल पी रहा होगा, 2 साल की बात कर रहा होगा फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर की बात करूं तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 600 रुपए है। का मतलब हो गया पहले साल 300 का इंटरेस्ट मिला होगा, और अगले साल भी 300 का इंटरेस्ट मिला होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, 300 300 300 300। 600 टोटल है 2 साल का। का मतलब हो गया कि पहले साल 300 और दूसरे साल भी 300 मिला, तब जाकर के 2 साल का 600 हुआ होगा। मगर जब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ देखते हो तो यहाँ पे 15 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब 300 और 300 तो मिला, मगर 15 एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। यहाँ पर क्यों मिल रहा होगा तो आप कहोगे इस 300 पे भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा 15। आ गई बात समझ में? पिछले साल का जो इंटरेस्ट है उस पे भी जो इंटरेस्ट मिलेगा 15 इस साल मिल जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 15 का इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे? 300 पे। मतलब अगर आप इसको रेशो को देखो तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1:20 आ गया। मतलब अगर पी 20 प्रिंसिपल है तो 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट बोले तो एसआई, 1 साल की बात कर सकता हूं। ठीक है, अब आपने देखा कि आपका 1 साल का इंटरेस्ट कितना था? 300 था। मतलब 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 300। आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, मतलब 20 की वैल्यू, 20 का मान पूछा जा रहा है। तो 20 तिया 60 होता है, और 300 के 2 जीरो जोड़ लोगे तो 6000 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, सही से समझ में आ गया। अगला सवाल बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। एक बक्से में 210 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? कितने ही सिक्के हैं? आपने बोला 210 सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, और ये सिक्के किस किस रुपए के हैं? एक तो 1 रुपए का, और दूसरा 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है जी, जिनकी राशि का अनुपात, राशि बोले तो वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू का रेशो दे रखा है। पहले तो 1 रुपए के और 50 पैसे के। वैल्यू को समझो भैया, वैल्यू, वैल्यू का मतलब कितना हो गया? 1 रुपए के राशि का अनुपात 13 रुपए बना रहा है, और यहां 11 रुपए बना रहा है वैल्यू। आगे समझते हैं कि कॉइन्स कितने होंगे। समझो, 1 रुपए से 13 रुपए बना रहे हो, 1 रुपए के सिक्कों से 13 रुपए बना रहे हो, तो कितने ही सिक्के लगेंगे? आप बोलेंगे 13। 50 पैसे के सिक्के से 11 रुपए बना रहे हो, वैल्यू 11 रुपए की वैल्यू बना रहे हो, तो कितने सिक्के लगेंगे? आप बोलेंगे 22। 22 सिक्के चाहिए होंगे ना? तो आप बोलेंगे हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कही आपने बात। अगर आप नंबर ऑफ कॉइन्स देखो, इन दोनों को जोड़ लो, तो आप कहेंगे टोटल सिक्के आ रहे हैं 35। मगर सवाल में टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी है? आपने कहा 210। भैया 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 0 5 से ये कट जाएगा 6 बार। मतलब यहाँ का जो 1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 की। 1 की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 1 रुपए के कितने कॉइन हैं? सिक्के कितने? नंबर ऑफ कॉइन्स 13 की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 छके 78 कॉइन हो जाएंगे। तो 78 अगर ऑप्शन में है तो टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। सवाल को समझते हैं पहले क्या कह रहा है। एक कार पहली 1/3 दूरी, बोले तो 1/3 जो डिस्टेंस है, यहां डिस्टेंस की बात कर रहा है, 1/3 डिस्टेंस को स्पीड दे दी गई है। किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? आपने बोला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर नेक्स्ट जो 1/3 डिस्टेंस है, अगली 1/3 दूरी को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? तो आपने कहा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। फिर अगले में कह रहा है कि अंतिम 1/3 को भैया 1/3 1/3
तो बचेगी भी अब 1/3 बचेगी। इसको किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मतलब अगर आप समझें तो ये पूरी की पूरी अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इस पूरी जर्नी को आपने बोला हाँ यही होता हुआ दिख रहा है। अगर यही होता हुआ दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? सवाल में पूछा जा रहा है कि कार की पूरी यात्रा के दौरान क्या ही बता दीजिए, औसत चाल, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के बारे में मैंने एक चीज कही थी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब बराबर है, यहां जितना चल रहा है उतना ही यहां चल रहा है, उतना ही यहां चल रहा है, तो आप क्या करो, ऐसी कोई डिस्टेंस लेट कर लो अपनी मर्जी से जो 10 से 20 से और 60 से, इन तीनों से कट जाए। तो आपने कहा 60 किलोमीटर ले लेता हूं, यहां भी 60 ले लो और यहां भी 60 ले लो। मतलब पहली जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर की आपने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। नेक्स्ट 60 किलोमीटर भी आपने 20 किलोमीटर की स्पीड से चली और तीनों बराबर दे रखे हैं तो हमने बराबर ले ली, 60 60 60। टाइम की अगर बात की जाए तो भैया 60 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में 6 घंटे लगेंगे। 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में 3 घंटे लगेंगे और ये 60 किलोमीटर इस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में 1 घंटा लगेगा। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो आप लिखेंगे कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सारी मिला लोगे तो ये हो गई कितनी? आपने बोला 180 किलोमीटर हो गई। जबकि कुल समय अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कितना ही हो गया? तो आपने कहा 10 घंटे हो गए। कितने हो गए? 10 घंटे। डिवाइड करो भैया, तो ये 18 किलोमीटर पर आर आ गया आंसर। ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो टिक कर दीजिए और कहिए कि यही आंसर हो जाएगा। और आपने कहा कि पहला ही ऑप्शन ये है, इसे मैं टिक करना चाहूंगा। और मैं जैसे ही आप ये कहोगे कि मैं इसे टिक करना चाहूंगा, मैं कहूंगा करिए, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या तरीका हो सकता था? दूसरा तरीका, कई बच्चे बोलेंगे हम इस तरीके से नहीं कर रहे, तो दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे। देखो क्या हो सकता था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी है, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है मतलब बराबर है, जैसे कि यहां पे थी, तीनों डिस्टेंस बराबर थी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, तीन स्पीड पे ये लगना था। तो 3a की जगह कितनी थी? स्पीड है ए, पहले कितनी स्पीड से चल रहा था? 10 गुणा गए 20 गुणा गए 30 बटे ए बी 10 इंटू 20 200, 20 इंटू 30 600, 30 इंटू 10 300। भैया कितना ही आ गया? तो आपने कहा 200 600 800, 800 और 300, यहाँ गड़बड़ हो जा रही है। 60 था भैया लास्ट वाला, 10 20 और 30 नहीं था, 60। नहीं तो गड़बड़ कर दी थी हमने ना। 60 था तो 60 इंटू 10 करेंगे 600 हो जाएगा। हाँ 800 और 600 1200 हो गए, 1400 हो रहे हैं, अभी भी गड़बड़ हो रही है। अब तो ये भी तो गड़बड़ हो जाएंगे ना फिर सारे। हाँ 10 20 200 हो गया, 20 इंटू 6 दो छके 12, 1200 ये हो गया और 600 ये हो गया, 1200 600 1800 2000 हो गया। तो 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 अपॉन 2000। एक दो तीन, एक दो तीन, दो से ये दो कट गया, तीन गुणा गए 6 करोगे कितना ही आ गया? आपने बोला 18 आ गया। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? तो ये भी दूसरा तरीका हो सकता था, इस तरह से भी आप कर सकते थे, ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। ठीक है, तो मेरी कोशिशें ये होंगी कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, किन किन तरीकों को लेके आप सवाल को कर सकते हो, वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए जाए, ताकि आपको बिल्कुल भी डर ना रहे किसी क्वेश्चन को लेके कि नहीं मेरे को ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता है। गॉट इट? आ रही है बात? तो आपने बोला बिल्कुल आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला ही क्वेश्चन क्या ही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से है,
30% और 37% कम है, ये कम जरूर पढ़ना। मतलब हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं, तीसरी संख्या हमने मान ली कि 100 है, तो पहली और दूसरी संख्याएं इसी तीसरी संख्या पे डिपेंड करती हैं। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल इसी पे डिपेंड कर रही हैं। क्या कह रही हैं वो? तो पहली जो संख्या है वो 30% कम है तीसरी से, 30% कम का मतलब 70 होगी। और दूसरी संख्या 37% कम है तीसरी से, मतलब कितनी ही होगी? तो आप कहेंगे 63 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है आपसे कि वह प्रतिशत जिससे दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या से कम है, मतलब कितने प्रतिशत कम है? तो आपने कहा 7 कम है, किससे? 70 से। गुणा के 100 करोगे भैया, 7 से ये 70, जीरो कट गया और कितना ही प्रतिशत आ गया, तो आपने कहा 10% आंसर आ जाना है। कितना आंसर आ जाना है? 10% आंसर आ जाना है। अगला सवाल बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुई। मतलब मूल्य बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, कितना प्रतिशत? 16% बढ़ रही है। एक व्यक्ति डीजल पर अपना खर्च केवल 10% बढ़ाना चाहता है। देख रहे हो भैया, कीमतें बढ़ रही हैं मगर वो बेचारा खर्च कम करना चाहता है। कितने प्रतिशत से उसे खपत में परिवर्तन करना होगा? तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। मतलब जो खर्चा है, खर्चा बराबर मूल्य गुणा गया खपत, ये हमेशा याद रखना। इस पे बेसिस सवाल है। अब आपने कहा कीमत में वृद्धि हो रही है, तो कीमत ये है, इसे बढ़ाते हैं। 100 से कितना ही कर दें? आपने बोला 16 बढ़ा लो, 116। मतलब शुरुआत में जो ओरिजिनल प्राइस है वो नीचे है, बाद में यहां आ रहा है न्यू वाला ऊपर हम लिख रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? खर्च में क्या कर रहा है भैया? खर्च 10%, केवल 10% बढ़ाना चाह रहा है। 10% बढ़ाना चाह रहा है, मतलब 100 से 110 ही करना चाह रहा है। आपने बोला हाँ समझ में आ गया है, इतना ही करना चाह रहा है। गुणा गया खपत के बारे में आप ले लो कि शुरुआत में ए थी खपत, बाद में बी हो गई। इस 100 से ये 100 कट जाएगा और बी अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी 110 बटे 116। आ गई बात समझ में? मतलब 116। ए और बी क्या लिए हमने शुरुआत में? ओरिजिनल खपत, कितना खपत था, अब कितनी खपत हो गई न्यू, तो 116 से 110 हो गई। कितनी कम कर दी उसने खपत? आपने बोला 6 कम कर दी। किस से? 116 से। गुणा के 100 करोगे, सॉल्व कर लोगे? आपने बोला हाँ कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आएगा। अब ये तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। देखो तुम्हें हल्की सी कैलकुलेशन है, 600 को 116 से डिवाइड करना और बताओ इनमें से क्या आंसर आएगा। कमेंट करके जरूर बताइए, इससे कॉन्फिडेंस मुझे भी पता लगे कि कितने ही बच्चे कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्या कह रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये पूरी यहां तक, ठीक है। और कहा जा रहा है हैज रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब एक चीज समझो, जब भी आपको किसी इक्वेशन के, किसी क्वाड्रेटिक समीकरण के, किसी द्विघात समीकरण के रूट का स्वभाव बताना होता है कि किस तरह के हैं, मूलों का स्वभाव बताना होता है किस तरह के हैं, तो आपने क्या करना है? विविध कर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालनी है, जो कि बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। भैया इसे पहले कंपेयर करो, तो आपने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे जब कंपेयर करोगे तो ए की जगह आ गया 2, बी की जगह आ गया -√5 और सी की जगह आ गया 1। ये वैल्यूज आपने यहां पुट करनी है। पुट की तो बी की वैल्यू कितनी है? -√5 का स्क्वायर। आपने बोला ठीक है देख लेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। सी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो √5 का जब आप स्क्वायर करते हो तो ये तो 5 ही आता है, -4 दूनी 8,
मतलब डी का जो मान आ रहा है ये आ रहा है -3। ठीक है, -3 आ रहा है। अब आपने बोला अब हमें कैसे पता लगेगा, तो भैया सब लिख दे रहा हूं। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 आया, मतलब धनात्मक आया, धनात्मक आया, तो भैया जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। और अगर डी का मान लेस देन 0 आया, बोले तो ऋणात्मक आया, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे। या आप इसे लिख सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में? आपने बोला हाँ, ठीक है, ये पूरा एक ही बात है। और अगर डी का मान आ गया बराबर 0 के, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे, साथ में बराबर भी होंगे, बराबर एक दूसरे के बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। बस इतना सा याद रखना है। अब आपको क्या दिखा, डी का मान क्या आ रहा है भैया, -3 आ रहा है, मतलब ऋणात्मक आ रहा है, बोले तो नेगेटिव आ रहा है। तो जब नेगेटिव आए तो आप कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, नो रियल रूट्स। ठीक है, कोई नेगेटिव है तो ये लिखेंगे, ऋणात्मक आया ना तो इसमें क्या लिखा हुआ, वास्तविक नहीं होंगे। बस इतना से याद रखना है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती तो आप कहते हैं मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपना जहां पे हमने टॉपिक है वहां पे हम कर चुके हैं, तो वहां से भी आप जा करके एक बार सही से देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दो पाइप एक टंकी को 3 घंटे में और 4 घंटे में भर लेते हैं, और एक और बार बेकार पाइप है वो 2 घंटे में खाली कर रहा है। जो भर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव में लिख रहा हूं, जो खाली कर रहे हैं उन्हें नेगेटिव में लिख रहा हूं। फिर मैंने क्या कहा, ऐसा कोई नंबर सोचो जो इन तीनों नंबर से कट जाए। तो आपने कहा 12 है। 3 चौके 12, 4 तियां 12, 2 छक्के 12। मतलब ये हो गया, जो पहला पाइप है वो 4 लीटर भरता है 1 घंटे में, दूसरा पाइप 3 लीटर भरता है, और तीसरा पाइप 6 लीटर खाली कर देता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि तीनों पाइप साथ में खुले तो टंकी भर जाएगी। अगर ये तीनों साथ में चलते तो ये दोनों तो भरते 7, और ये 6 खाली कर देता, मतलब कितना ही भरता, 1 लीटर टैंक भरता। एक के हिसाब से 12 लीटर भरने में मेरे प्यारे बच्चों 12 घंटे आपको लग जाते। कितने ही घंटे लग जाते, 12 घंटे लग जाते। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, एक पत्ते को हम निकाल रहे हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का हो। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको अगर हम समझें तो वो बराबर होगी फेवरेबल आउटकम, भी समझते हैं इसे, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा कि फेवरेबल आउटकम क्या है? जब आप खींच रहे हो तो आपको चाहिए क्या, तो आपको एक पत्ता चाहिए, खींचा जा रहा है, और वह पत्ता क्या होना चाहिए, आपने कहा इक्का होना चाहिए, इक्का हो। फेवरेबल आउटकम क्या है, इक्का। इक्की का मतलब क्या हो गया, एस हो, है? इक्की का मतलब एस होता है, हाँ एस ही होता होगा, एन एस। ठीक है, इक्का हो, इक्का बोले तो एक। तो कितने इक्के होते हैं, एक तो मेरे ख्याल से इस वाले का इक्का होता होगा, एक इस वाले का इक्का होता है, हम्म, और एक इस वाले का इक्का होता है। मैं भी ताश वाश नहीं खेलता हूं मगर पता है मुझे। ठीक, और एक मेरे ख्याल से इसका इक्का होता है, इसका। तो 4 इक्के होते हैं आपके पास। और टोटल पत्ते कितने होते हैं, क्योंकि जब हम पत्ता खींचेंगे तो कुछ भी पत्ता आ सकता है। कुल पत्ते कितने हो गए, तो आपने बोला 52 पत्ते होते हैं। इक्के कितने होते हैं, तो इक्के तो उसमें 4 ही होते हैं। तो 4 बाई 52
4/52 का मतलब हो गया 1/13। 1/13 आंसर हो जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है, कुछ अलग तरीके से करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि अगर आपको आता नहीं है ये तो भी कर लोगे। बोल रहा है 10,000 के निकटतम संख्या जो इन सब संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो इसके निकटतम सबसे पहले संख्या देखो, सबसे निकटतम तो यही संख्या है। क्या यह संख्या 3 से विभाजित होती है? आपने बोला नहीं। कैसे चेक करते हैं 3 से विभाजकता का नियम? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब इसके अंकों का योग करेंगे 1 आएगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता, तो हम इसे बोलेंगे निकल भाई बाहर। फिर इसको चेक करते हैं, तीसरे ऑप्शन को। क्या यह संख्या किस से बाहर हो सकती है? तो आप बोलेंगे 5 से चेक करता हूं। 5 के लिए यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए था, इसलिए ये भी बाहर हो गया। सबसे डिवाइड होनी चाहिए और नियरेस्ट भी होनी चाहिए 10,000 के। फिर जो सबसे नियरेस्ट है वो यही है, दूसरी वाली। इसको देखें भैया, 3 से डिवाइड होता है? आपने बोला हाँ। 4 से होता है? हाँ। 5 से होता है? हाँ। 6 से होता है? हाँ। 7 से होता है? हाँ। 8 से होता है? हाँ। तो सभी नंबर से डिवाइड होता है। कैसे चेक कर रहे हैं भैया? विभाजकता के नियम से, एकता के नियम से। क्या कहता है वो? 3 के लिए अंकों का योग 9 आ रहा है, 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं, 4 से 80 डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए यूनिट डिजिट देखते हैं, 0 है, हाँ हो जाएगा। 6 के लिए 2 और 3 से होना चाहिए, 4 से और 3 से हो ही रहा था, तो हो ही जाएगा। 7 के लिए सीधे डिवाइड करके देख लो, तो आपने बोला हाँ। 80 में से 10 घटा लिया, 70, हाँ हो रहा है। 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखते हैं, तो 80 है। 080 80, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आपको इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक नंबर मिल गया जो कि सबसे डिवाइड हो जाएगा। वैसे करने का तरीका क्या होना था? आपने इन सब नंबर का एलसीएम निकालना था, बोले तो लॉस ऑफ एलसीएम। और फिर उस एलसीएम से किसको डिवाइड करना था? 10,000 को। और फिर देखते हैं कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। उस रिमाइंडर को प्लस या माइनस करके एलसीएम के बराबर बनाना था। ये लेंदी प्रोसेस होता, तो ये सब ना करके आप क्या करें, ये वाले तरीके की तरफ जाएं, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। और नंबर चाहिए यार तुम्हें, और क्या चाहिए? एक आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप। तो जैसे ही उसने आयत का परिमाप कहा, आपने परिमाप का परिभाषा देखनी है। परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप कितना ही होता है? तो आप बोलेंगे आयत का जो परिमाप होता है वो 2l+b होता है। उसकी वैल्यू दे रखी है 160। तो आपने बोला ठीक है, 160 के बराबर कर लेता हूं, 2 से इसे काटता हूं, 80 आ गया। मतलब l+b, लंबाई और चौड़ाई का जो योग आ गया वो कितना आ गया? 80 आ गया। दो भुजाओं का अंतर भी दे रखा है, मतलब l-b बराबर दे दिया 48। दोनों को एक बार जोड़ लूं तो b से b कट गया, 2l बराबर 124, 28 आ गया। एल बराबर देखोगे भैया 64 आ गया। एल अगर 64 आ गया तो एल की वैल्यू यहां रखी, 64 में कितना जोड़ूं कि 80 आ जाए? तो बी आ गया भैया 16। एल और बी दोनों निकल गए, मगर आपसे वो सवाल में ये दोनों नहीं पूछ रहा। पूछ क्या रहा है? वर्ग की भुजा ज्ञात करें। एक वर्ग की भुजा बतानी है जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब वर्ग की भुजा बोले तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें, वो कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल। तो आपने कहा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो तो ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई देखोगे तो 64 गुणा के 16 है। ए स्क्वायर का मान, तो मतलब ए का मान देखोगे तो ये 8 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। मतलब ए का मान आ गया भैया 8 गुणा गए 4, बोले तो 32। तो 32 ही पूछा जा रहा है। भुजा पूछी जा रही है किसकी? तो आपने बोला वर्ग की। तो 2D मेंसुरेशन का ये सवाल हो गया। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूले नहीं पता होंगे ये वाले,
तो सवाल करना मुश्किल होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाकार बनाने पर उसकी ऊंचाई क्या होगी। मतलब इतने सेंटीमीटर विकर्ण वाला घन है, तो घन के विकर्ण की, घन का विकर्ण दिया हुआ है। अब घन का विकर्ण मतलब डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8√3। घन का विकर्ण होता कितना है वैसे, a√3 होता है। इसकी वैल्यू 8√3 दे रखी, √3 से √3 कट जाएगा, ए का मान आ गया 8। ए का मतलब घन की एक भुजा आ गई, एक साइड आ गई। आपने बोला अच्छा, फिर इसे पिघला रहे हैं, इसे पिघला के क्या बना रहे हैं, पिघला के घनाकार बना रहे हैं। तो मतलब जो घन है, घन का आयतन को बराबर कर रहे हैं किसके, घनाभ के आयतन के। घनाभ का आयतन, आपने बोला अरे ये तो भयंकर बात कर रहे हैं। तो घन का आयतन कितना होता है, आपने बोला ए क्यू, मगर घनाभ का आयतन कितना होता है, एल बी और एच होता है। ठीक, तो उसने कहा यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, घन की भुजा कितनी है 8 है, तो ये तो 8 क्यूब होगा। ये जो लंबाई है ये भुजा के बराबर है, मतलब ये भी 8 ही कह रहा है। आपने बोला ठीक है जी। और घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दे दी 4, हाइट पूछ रहे हैं। तो यहां देखोगे 8 गुणा गए 8 गुणा गए 8 बटे 8 गुणा गए 4 बराबर एच। 8 से 8 कट गया, 8 से ये कटेगा 2 बार, 8 दूनी 16, मतलब जो हाइट आ गई घनाभ की वो कितनी आ गई, तो आपने कहा 16 सेंटीमीटर आ गई है। अगला सवाल देखिए जी, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ। एक बर्तन तरल से भरा हुआ है, ठीक है जी, भरे रहने दो, जिसमें 3 भाग पानी है। तो मतलब दो चीजें दी हुई हैं, एक पानी दिया हुआ है, एक सिरप दिया हुआ। ठीक है, तो पानी जो है वो 3 भाग है और सिरप जो है वो 5 भाग है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना है। इसमें से कुछ निकाल लिया। भैया कुछ निकाल लिया मतलब एक मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, उसमें से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली, तो क्या अब रेशियो, रेशियो का मतलब टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं, अभी भी रेशियो 3:5 ही रहेगा निकालने के बाद। आ रही है बात समझ में, पानी नहीं निकाला, पूरा मिश्रण निकाला। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में से कुछ कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली, तो क्या अब जो कोल्ड ड्रिंक बचेगी उसका रेशियो, उसका जो टेस्ट है वो बदल जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं 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 बदलेगा। मतलब अभी भी उसमें पानी और सिरप का रेशियो 3:5 में ही होगा, और हम पियेंगे तो वही टेस्ट आएगा जो शुरुआत में आया था। तो रेशियो का मतलब ये हो गया। आपने बोला ठीक है, आगे क्या करवा रहा है, जितना पानी निकाला उसके स्थान पर, जितना मिश्रण निकाला उसके स्थान पर पानी डाला। अब ऐड क्या किया, केवल पानी ऐड किया। पानी ऐड करने की वजह से ये दोनों बराबर हो गए, आधा पानी और आधा चाशनी हो गई, आधा पानी और आधा चाशनी हो गई, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब आपने बोला ठीक है ये तो बराबर हो गए, मगर एक चीज समझो, हम ऐड क्या कर रहे हैं। अब आपने बोला पानी ऐड कर रहे हैं, तो पानी का बदलना तो चलता है, क्या नहीं बदलना चाहिए। देखो, तुम्हारे सफल या विफल होने पर दुनिया बदल जाए ये तो चलता है, मगर माँ बापू बदल जाए ये नहीं चलता, वो नहीं बदलेंगे। तो डोंट टेक टेंशन कि क्या रिजल्ट आएगा, माँ बापू नहीं बदलेंगे, माँ बापू तुम्हारे लिए वैसे ही रहेंगे, वो तुम्हारा साथ देते रहेंगे, है ना। तो उनके लिए पढ़ो, वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो नहीं बदलेंगे, उनके लिए पढ़ो। तो यहां भी यही समझो कि भैया पानी बदल रहा है, पानी ऐड कर रहे हैं तो पानी बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। दूसरी चीज बोले तो सिरप, ये नहीं बदलेगा, जितना सिरप यहां था उतना ही सिरप यहां होना चाहिए। मतलब यहाँ 5 था तो इसे भी 5 बनाने के लिए 5 से इधर गुणा की और इधर भी 5 से कर लो। आपने बोला अरे बहुत ही बढ़िया बात बता दी है। तो मतलब ये हो गया कि शुरुआत में अगर पानी को देखोगे तो 3 था, अब कितना हो गया, पानी 5 हो गया। मतलब कितना ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। टोटल मिश्रण अगर देखोगे तो कितने लीटर है, तो 10 लीटर है, मतलब 2 ऐड कर रहे हैं 10 में। आ गई बात समझ में। इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/5 आ गया आंसर। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा
तो आपने बोला हाँ 1/5। वो यही पूछ रहा था कि कितना भाग पानी मिलाया गया या कितना भाग मिश्रण निकाला गया। निकाला भी उतना ही गया था जितना मिलाया जा रहा है। भैया कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, इतनी कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब पानी कितना ही ऐड हो पाएगा, जितना पी गई है, जितना पी ली गई है उतना ही पानी ऐड हो पाएगा। तो 1/5 इस क्वेश्चन को मैं लिख ले रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने के चांसेस उतने ही हैं जितना पेपर होने के चांसेस हैं। बाकी आप समझदार पूरे हो। अगला क्वेश्चन देखिए। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। तो ये आर आर लिख के ना आपका भ्रम भ्रम में डाल रहे हैं। रमेश और रमन की बात कर रहे हैं। रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो रमन का ही मान लो 100 है, तो रमेश का 120 होगा। यदि रमेश इतने रुपए बचाता है, मगर ये तो क्या थी, वेतन था, बचा थोड़ी ना रहा था। ये बचा कितना रहा है वो, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है जो उसके वेतन का 75% है। भैया रमेश का वेतन अगर 120 है तो उसका 75% कितना होगा, 75/100। इसका मान दे रखा है कितना, आपने बोला 3 3 7 5 0। तो भैया एक सॉरी 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से इसे काटोगे तो 30 बार, 30 3 90, मतलब आपको 90 का मान दे रखा है। 3 3 4 5 0। आपको क्या ही बताना है, आपको रमन का वेतन बताना है, मतलब 100 का मान बताना है। तो आप लिखेंगे 100 की वैल्यू क्या होगी, ले लो कि ए होगी। 0 से 0 काट दो, 9 से इसे काटो मेरे प्यारों, 9 या 27, सारे ऑप्शन में 3 है। कितना बच गया, 6। 9 सते 63, 9 पंजे 45, 0 आ गया, और ये 10 यहाँ गुणा होगा तो एक और 0 आ जाएगा, और ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में सवाल क्या कह रहा था। तो सवाल को वही, मैथ्स पता है कितनी आसान है, मैथ्स में जो कहता है वो करो। कह रहा है कि 24 शिक्षकों का वेतन औसत आयु दे रहा है, कितनी दे रहा है, एवरेज। तो आपने कहा 64 दे दी गई है, 64 दे दी गई है। एक इस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल कर लिया गया, मतलब अब कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए, और औसत में एक की वृद्धि हो गई। अब मतलब औसत कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। मतलब जो ये 25वां आदमी है, 25th पर्सन है, ध्यान से समझना, ये 24 लोग थे, हर आदमी 64 समोसे खा रहा था। लेकिन जैसे ही 25वां आदमी क्लास में जुड़ा, हर आदमी के पास 65 समोसे हो गए। समझो कि वो जो 25वां आदमी है, वो अगर 64 ही अपने लिए 64 समोसे लेके आता, तो क्या किसी और के समोसे बढ़ पाते, तो आप बोलेंगे नहीं बढ़ पाते। मगर वो 64 तो लाया अपने लिए, साथ में एक एक समोसा और लाया। कितने लोगों के लिए, तो आपने कहा 25 लोगों के लिए, कि जो 24 लोग और अपने लिए भी एक लाया, मतलब टोटल 25 लोगों के एक एक समोसे और बढ़ाना चाह रहा था वो। 64 और 25 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, और आप कह दोगे कि 89 साल का वो नया शिक्षक है। पता नहीं क्या सवाल हमने ये बनाया, मगर बहुत ही प्यारा सवाल है, और इस तरह के सवालों के आने के पूरे चांसेस होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी की आधी है। पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो दूसरी को मानो कुछ, है ना। दूसरी को मान लिया मैंने 2, तो पहली संख्या क्या होगी, आपने बोला 1 होगी। यदि उनका औसत, इनका औसत, तो 1 + 2 का औसत मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो ही आएगा। 15 दे दिया गया है, मतलब 3/2 का मान दे दिया 15। 3 से इसे काटा 5 बार, 1 का मान आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10। 1 का मान कितना आ गया, 10 आ गया। 1 का मान 10 आ गया। पूछा यही जा रहा है पहली संख्या क्या है, दूसरी पूछते तो 1 का मान 10 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर 20 हो जाता। गॉट इट, समझ में आ गई बात। आगे देखिए, अगला सवाल बहुत ही
प्यारा, उम्दा, दिल के बहुत ज्यादा करीब है। सवाल कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो दूध और पानी, ये दुनिया का नियम है कि जहां दूध होगा वहां पानी होगा ही होगा। तो दूध 2 है और पानी 3 है। अनुपात का मतलब यही हुआ, पहली लाइन जो हमने पढ़ी यही निकला। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। क्या मिला रहे हैं समझो, मिलावट की जा रही है दूध में। क्या मिलाया जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है, दूध में और दूध मिलाया जा रहा है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जा रहा है। समझो, ऐड क्या कर रहे हैं, दूध ऐड कर रहे हैं, तो क्या बदलेगा? तो आप बोलेंगे दूध बदल जाएगा। क्या नहीं बदलेगा? तो आप कहेंगे पानी नहीं बदलेगा। जितना पानी पहले था मिश्रण के अंदर, उतना ही पानी अभी भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह अपने आप ही बराबर है। प्रकृति ने कुछ इस तरह से किया हुआ है। तो आप डायरेक्टली कह पाओगे इस केस में कि दूध 2 से 10 हो गया। मतलब कितना बढ़ाया जा रहा है? आपने बोला 8 बढ़ाया जा रहा है। मगर सवाल खत्म नहीं होता, वो भाषा के साथ खेलता है। और आप समझिए, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में, मतलब शुरुआत में जो मिश्रण था उसे देखोगे तो कितने का था मिश्रण? ये 5 का था। दूध और पानी मिला हुआ था तो 5 मिश्रण था। इसमें कितना दूध मिला रहे हैं? 8। तो जो ये 8 है, ये 5 का कितना प्रतिशत है? 5 से ये 100 कट गया, 20 आ गया, 8 दूनी 16, मतलब 160% आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इस सवाल को थोड़ा सा और प्यारा बना देता हूं। मान लो, ये तो ये सवाल हो गया। मान लो कि ये रेशो 2:3 था दूध और पानी का, है ना? और क्योंकि हमने इसमें कुछ किया ही नहीं, वो कहता कि ये रेशो 10:2 हो जाता है। दूध मिला रहे हैं और रेशो 10:2 हो जाता है। तो आप क्या करते? आप देखते कि मिला क्या रहे हैं? दूध मिला रहे हैं। तो दूध तो बदलेगा, मगर क्या नहीं बदलेगा? जो नहीं बदलेगा ना, उसकी इज्जत करो। बार बार कहता हूं कि घर वालों की करो। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 है और यहां पर 2 है। ये नहीं बदलेंगे, भले ही तुम कितनी भी अच्छी पोस्ट में पहुंच जाओ, कितनी भी घटिया नौकरी में रहो, मगर ये नहीं बदलेंगे बेटा। इनका ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है? यहां पानी जो है, पानी जो है वो सेम रहना चाहिए। तो पानी को सेम करो, क्योंकि दूध ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 2 से गुणा करो दोनों जगह, और यहाँ 3 से गुणा करो। समझाने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ये दिया नहीं था, मगर क्या पता क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। आपको समझ में आ गया कि पानी कितना है। दोनों जगह हमने पानी क्या किया? बराबर किया। बराबर करना है। अब देखो, 4 था पहले दूध, अब 30 हो गया। कितना दूध मिला रहे हैं 4 से 30 करने में? तो 26 दूध मिला रहे हैं। टोटल मिश्रण कितना था पहले? तो 3 दूनी 6 और 4 10, 26 मिला रहे हैं। 10 में गुणा गए 100, तो कितना प्रतिशत हो गया? आपने बोला 260% हो गया। ठीक है, परेशान ना होना। ये अलग सवाल हमने बनाया समझाने के लिए कि अगर वो रेशो इस तरह से देता तो कैसे कर सकते थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल और भी ज्यादा प्यारा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई बतानी है त्रिभुज की, जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 1/10वां भाग है। तो किसको मानोगे? आपने बोला ऊंचाई को मान लेंगे, क्योंकि ऊंचाई अगर मैंने 10 मान ली, तो जो आधार होगा, आधार वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि किसका 1/10 करना आसान है? तो आपने बोला 10 का। किसका 1/7 करना आसान है? तो आप बोलेंगे 7 का। किसका 1/5 करना आसान है? तो आप बोलेंगे 5 का। क्योंकि वो 1/10 करवा रहा था, इसलिए हमने ऊंचाई को 10 माना। आ गई बात समझ में? अब इसमें ना ए और ए भी ले लो, कॉमन फैक्टर भी ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल में इन दोनों की गुणा होती है। क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का, वो दिया हुआ है आपको 320। आपने कहा क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणा गए आधार गुणा गए
ऊंचाई, याद रखना है इसको, यही वो खेल करता है तुम्हारे साथ। इसको 320 के बराबर आपने किया, 1/2 तो ठीक है, आधार कितना है, ए है, 10 ए है, बराबर 320। इस शून्य से ये शून्य कट गया और ये 2 यहां गुणा हो जाएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर देगा 32 दूनी 64। बोले तो ए स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, और ए का मान आ जाएगा 8। आपसे आधार की बात नहीं कर रहे, त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाए, जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 1/10 है। तो ऊंचाई जो आएगी वो आ जाएगी 80। आधार पूछा जाता तो आ जाता 8, सवाल में नहीं था 80, तो यहाँ पे 0 लगा लो। मिस हो जाता है कभी कभी चीजें, तो घबराना नहीं है। समझ में आ गया सवाल? आपने बोला बिल्कुल। जब भी प्रोडक्ट हो रहा हो और रेशियो में दिया हुआ हो, तो वो कॉमन फैक्टर जरूर लेना, ये याद रखना, बस ये समझ लेना, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। अगला सवाल बहुत ही प्यारा, ये कह रहा है बार है, तो 2.3 बार को कैसे लिखें? तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस 23 माइनस 2 करना है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दो, किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने 9 लगाओ, एक ही है तो एक ही आएगा। ऐसे ही इसमें करके देखोगे भैया, 4.3 बार, तो 43 में से किसे माइनस करोगे, 4 को, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है उतने 9 लगाओ, 9। इस तरह से हम इसे भिन्न में लिख सकते हैं। अब इन्हें घटाएंगे तो ये आ गया 21/9, प्लस यहां घटाऊंगा तो 39/9, 30 और 30 60 होता है, 60/9 आ गया, बराबर 20 से 3 आ गया। कोई ऑप्शन है इस तरह का? तो आपने बोला पहला ही ऑप्शन है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल, दिल के बहुत ज्यादा करीब होगा आपके। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स बिंदु पी से, मतलब बिंदु पी हमने ये ले लिया, यहां से एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वो वाई बिंदु, 6 घंटे बाद, अच्छा ये पी से चलता है और इसके 6 घंटे बाद एक और आदमी चलता है, तो हम ये देखते हैं कि 6 घंटे में ये आदमी पहुंच कहाँ जाएगा, ये यहीं थोड़ी ना रहेगा 6 घंटे में, ये 72 किलोमीटर दूर यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, आदमी कौन था ये, एक्स आदमी था। अब एक्स कहाँ पहुंच गया, एक्स आपकी जा चुकी है, और कहाँ पहुंच चुकी है, एक्स यहां पहुंच गई है, मगर जो वाई है वो एक्स का पीछा करेगा। कितनी देर के बाद उसे याद आएगी कि एक्स जा चुकी है, तो आपने कहा 6 घंटे बाद। अब वो चलेगा यहां से, पॉइंट पी से ही चल रहा है, किस स्पीड से चलेगा, आपने बोला 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, सॉरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक्स कहाँ है, एक्स यहां पर है, किस स्पीड से चल रही है, वो क्या रुकी उसके लिए, कुछ ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, आपने बोला नहीं, उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है। वाई जो है एक्स के पीछे जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 16 की स्पीड से जा रहा है। भैया मैंने हमेशा एक बात कही है, दो लोग अगर जा रहे हैं, दो लोग, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक आदमी को रोक लो, केवल एक को ही आगे जाने दो और उसे पकड़ लेने दो। तो हम क्या करेंगे, इस आदमी को रोकेंगे, 12 किलोमीटर पर आर की स्पीड घटाएंगे तो ये रुक गया, 0 हो गई इसकी स्पीड, जबकि इसमें से 12 घटाया तो भी ये चलता हुआ दिख रहा है, ये एक्स के पीछे है, एक्स के पीछे, एक्स के पीछे पागल ये आदमी 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अभी भी चल रहा है। एक्स को हमने रोक लिया है यहां पर। आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी ही बची है, आपने बोला 72 किलोमीटर ही चल पाया था एक्स। अब ये 72 किलोमीटर 4 किलोमीटर की स्पीड से ये भाई साहब पूरा करेंगे, 4 से इसे काटोगे तो 18 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे। मगर आपने कहा कि ये तो आपने रोका, क्वेश्चन में थोड़ी ना लिखा है कि वो रुका हुआ है। मैंने कहा हाँ, वो पूछ रहा है कि एक्स, वाई जो है एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा या मिलेगा,
तो आप कहेंगे जो y है वो 16 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, उसे 18 घंटे लगेंगे। मतलब 16 गुणा गए 18 करोगे, 18 छके 108, 18 एकम 18 और 10 28, 288 किलोमीटर की दूरी पर y x को कहीं पकड़ लेगा। आ गई सवाल में जान, समझ में आ गया। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में इतना साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ध्यान से समझिए, एक साल का जो रेट है वो 13% है। 5 साल का जो हो जाएगा इंटरेस्ट वो 65 या 13 गुणा गए 5 होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ, एक साल का 13 तो 5 साल का 65%। इस 65% ब्याज की वैल्यू आपको 2275 दी हुई है। 13 से काटो, 13 एकम 13, 9 बच गया, 13 सते 91, 6 आ गया, 13 पंजे 65 और 5 से भी ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, मतलब एक का मान आ गया। 1% का मान आया, क्योंकि ये भी तो प्रतिशत था, 65% था ये का मान इतना। 1% का मान इतना, 100% का मान निकालोगे तो भैया 3500 रुपया आ जाएगा। धन राशि ही आपसे पूछी जा रही थी, मतलब 100% की वैल्यू पूछी जा रही थी। दूसरा जो तरीका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्याज जो है 22/इतना, वो P/R/T/100 ये करके भी कर सकते हैं। P का मान निकालना है तो ऐसे कीजिए या इस तरह से कीजिए, जैसे आपको समझ में आता है वैसे कर लीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है 10 की घात 150 डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब क्या, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 10 की घात 146। भैया जब डिवाइड कर रहे होते हैं और बेस सेम होते हैं तो पावर्स घट जाती हैं। आप लिख सकते हैं 10 की घात 150 माइनस 146, मतलब 10 की घात 4 आ गया। 10 की घात 4 का मतलब 4 शून्य वाला नंबर लिखो, 1 2 3 4 और 1। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, टिक कर लीजिए और आंसर देख लीजिए। अगला सवाल बहुत ही प्यारा, भैया 25 को मैं क्या ये 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, उसकी घात 7.5 है। फिर गुणा गए 5 की घात 2.5 है, डिवाइडेड 5 की घात 3 की घात 1.5 बराबर 5 की पावर p पे बाद में बात करूंगा। मगर उससे पहले आप इस बात को समझिए कि जब भी घात की घात हो, आपके कंधे पे कोई चढ़ जाए तो क्या करोगे उसके साथ? कंधे पे कोई चढ़ जाए तो उसके साथ लड़ाई करोगे? तो इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 2 गुणा गए 7.5 गुणा गए 5 की घात 2.5 डिवाइडेड बाय 5 की घात 3 गुणा गए 1.5। इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आ गया भैया 15 गुणा गए 5 की घात 2.5 और डिवाइड कर रहे हैं 5 की घात 4.5। एक चीज समझना, एक चीज तुम्हें समझा दूं मैं, कि जब भी बेस सेम हो और गुणा हो रही हो तो घातें जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं। और बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो घट जाती हैं। मतलब मैं इसे सीधे लिख सकता हूं 5 की घात 15 प्लस 2.5 माइनस 4.5। अब इसे देखोगे 15 और 2 17, 17 में से 4 घटा लेते हैं तो 13 आ गया। तो इसे मैं लिख सकता हूं 5 की घात 13, जो कि दिया हुआ है 5 की घात p के बराबर है। तो p की वैल्यू आ गई भैया 13। 13 ऑप्शन में दिया हुआ है, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। एक खंबा तथा एक टावर भूमि पर स्थित है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खंबा बड़ा है या टावर बड़ा है, या हम अपनी मर्जी से मान लें। मानो अपनी मर्जी से कुछ नहीं।
आपने इस तरह से बनाना है, एक खंबा बनाया, एक टावर बनाया, अभी तक इतना ही पता लग रहा है, भूमि पर स्थित है, खंबे की ऊंचाई दे दी 10 मीटर। ठीक है, ये मैंने खंबा बनाया, 10 मीटर का है। खंबे के उच्च बिंदु से, ये है उच्च बिंदु, टावर के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के, तो उच्च बिंदु का तो उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब यहाँ खंबे के ऊपर खड़े होके हमें ऊपर की तरफ देखना है, उन्नयन एलिवेशन एंगल कह रहा है, तो ये ऊपर की तरफ देखेंगे टावर को, तो टावर ऊंचा होगा। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दिया हुआ है 60 डिग्री का। आ गई बात समझ में, क्लियर है। और निम्न बिंदु के अवनमन कोण, निम्न बिंदु बोले तो ये पैर की तरफ देख रहा है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। आपने बोला वाजी वाजी वाह, क्या ही बात कर दी गई है, बहुत ही प्यारी सी बात कही है। इसको अब इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूं, तो मेरे को ये पता है कि ये 10 मीटर है, तो भैया ये भी 10 मीटर होगा या नहीं होगा? आपने बोला बिल्कुल होगा। अगर देखो इस वाले त्रिभुज को देखो, तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। 30 डिग्री के सामने 10 है, तो 60 डिग्री के सामने कौन सा एंगल होगा? 30 के सामने 10 है, तो 60 के सामने 10√3 होगा, उसका √3 होगा। ठीक है, इसे ऐसे याद कर लो भैया, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। 30 डिग्री के सामने अगर 1 है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड इसका √3 होगी, √3 गुना होगा। तो 30 के सामने 10 था, तो 60 के सामने 10√3 हो गई। आपने बोला ठीक है, अब ये वाली साइड आपको निकल गई कि 10√3 है। फिर से देखो ये 90 होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ, ये 30 होगा, क्यों? क्योंकि ये 60 है। तो फिर देखा आपने 30 के सामने अगर 10√3 है, तो 60 के सामने वाली जो ये साइड होगी 10√3 का भी √3 होगी, जो कि मिल करके आपको 30 दे देगी। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आ गई वो 30 आ गई, जबकि टावर पूरा यहां से लेके यहां तक का है। तो आप कहेंगे 30 + 10 जोड़ लूंगा, 30 और 10 जैसे ही आप जोड़ोगे आंसर 40 मीटर आ जाएगा। टावर की ऊंचाई ही आपसे पूछी जा रही थी, जो कि 40 मीटर हो गई। गॉट इट? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः आंकड़ों की माध्यिका, मीडियन, मोड और रेंज है। ठीक है, तो जब भी आपको माध्यिका, बहुलक और परास निकालने हो ना, तो सबसे पहले इन आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो मुझे दिख पा रहा है? तो मेरे को दिखा 2 है, तो 2 है, टिक कर लो, मैंने 2 ले लिया। एक ही 2 है ये भी चेक करना, हाँ एक ही है। फिर मैं आगे क्या लिख रहा हूँ? 3 भी ले लेता हूँ भैया। एक ही 3 है ना? आपने बोला एक और 3 है, और यहाँ पे भी एक और 3 है। टोटल कितने 3 है? 3 3 है। ठीक, फिर आ गया 4, एक 4 है, और एक 4 ये भी है, कहीं और बीच में कोई 4 नहीं, 2 4 दिख गए। फिर मैंने कहा 5, देखो एक 5 दिखा, और आगे तक देखा यहाँ कोई 5 है क्या? नहीं है। फिर मैंने क्या देखा? 6 नहीं है, 7 है, 7 ले लिया। एक ही 7 है? आपने बोला हाँ। 8 देखिए, 8 क्या है? एक ही 8 दिख रहा है क्या? नहीं, एक और 8 दिख रहा है यहाँ, और कहीं बीच में 8 नहीं। फिर क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है, कहीं और 9 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये इस तरह से आपने करना है। फिर 9 के बाद क्या है? 10 आया, 10 भी ले लो जी। फिर 10 के बाद 11 नहीं है, 12 है, 12 को टिक कर लो, 12 भी ले लिया। फिर 13 नहीं है, 14 नहीं है, कुछ और नंबर नहीं है, सीधे 17 ही दिख रहा है, तो 17 हो गया। ठीक। अब माध्यिका क्या होती है? माध्यिका बेसिकली मिडिल वाली टर्म होती है। पहले तो आपने ये देखना है कि ये कितने नंबर हैं, माध्यिका निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्याओं का मिडिल वाली जो टर्म होगी वो होगी 7वीं। तो 2 2 4 2 6, ये है 7वीं टर्म।
इसके इस साइड देखोगे तो 6 संख्याएं हैं, इस साइड देखोगे तो भी 6 संख्याएं हैं, है ना। तो मीडियन जो हो गई, माध्यिका जो हो गई, वो क्या हो गई भैया, 5 हो गई मीडियन। और मीडियन को वो क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। आपने बोला ए का मान आ गया 5। फिर उन्होंने क्या कहा, बहुलक। बहुलक का मतलब हो गया बहुलक, जिसके पास बहुत सारा लक हो। बोले तो मोड। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, आपने बोला 3 है वो संख्या जो बहुत बार आ रही है, तो वो हो गई 3। ठीक, ये किसकी वैल्यू हो गई, तो आपने कहा ये बी की वैल्यू हो गई। सी क्या कह रहा है भैया, परास। बोले तो रेंज, सबसे छोटे और सबसे बड़े का अंतर, रेंज। बोले तो परास। कैसे निकलेगी, 17 में से 2 घटा लो, कितना आ गया, 15 आ गया। ये आ गई सी की वैल्यू। अब आपको ये वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, इसमें पुट करनी है। तो यहाँ किया 3 × 5 -2 × 3 +15। अरे हाँ, तो 15 और 15 30, 30 में से 6 घटा लो। हमारा तो आंसर ही गड़बड़ आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, 17 ही आना है। हम्म। तो बी क्या था, बहुलक था। 2 3 6 हो गया, 15 15 30, 30 में से 6 घटा लिया, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, इतना ही आना चाहिए यार। पता नहीं क्यों गड़बड़ आ रहा है, 4 1 2। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आना चाहिए था, मगर आ नहीं रहा है। 30 में से 6 घटा लो। तो ठीक है, एक बार आप करके देखना, कमेंट करके बताना कि कहाँ पे गलती है, माध्यिका गलत निकाली है क्या मैंने। ज्यादा संख्याएं हैं, गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ तो 14 आ रही, यहाँ कितनी आई, 14 आ रही है, तो गलत हो रहा है ना ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओहो, यहाँ 13 हो रहा है, वहां 14। यहाँ हिंदी में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। एक संख्या कोई रह रही है, यानी कौन सी रह रही है, 2 2 4, 4 कितने थे। हाँ, तो कोई संख्या रह रही है, मेरे ख्याल से 5 और 7 जोड़ करके आता है। 5 और 7 जोड़ करके आ जाएगा, आधा करेंगे तो 6 आ जाएगा, तब शायद आंसर सही आए। तो 6 3 18, 18 में से 6 गया 12, 12 + 15 29 आंसर आ जाएगा। मगर देखें तो 12 था, 12 के बाद 3 था, 3 के बाद 4 था, फिर 8 था, 4 था, 7 के बाद 3 है, 10 है, 9 है, 17 है, 12 है, 3 है। तो इस चीज का ध्यान रखना, देखो हो गया कुछ गड़बड़ है ना। 8 5 4 3 2 7 3, तो इस तरह से कुछ गड़बड़ हो गई है। अब हम, गड़बड़ हो गया तो हो गया। तो अब आपने कमेंट करना, कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। बहुलक और रेंज तो हमने सही निकाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरह का है। पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ किया है, तो ये क्या ही सही करेंगे, मगर नहीं, हम कोशिशें पूरी करेंगे कि इस सवाल को अब सही से करें। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विवरण की माध्यिका बतानी है। माध्यिका बतानी है मतलब वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले देखिए, तो आपने कहा 13 है, 13 से छोटा भी कोई है, 12 है, 12 से छोटा भी कोई है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपके लिए। माध्यिका निकालिए और कमेंट कीजिए कि क्या ही आंसर होगा। तो देख रहे हो, ये प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया मैंने, तो वहां पे माध्यिका कोई नंबर डिजिट विजिट गड़बड़ हो गई। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी करना है, इन दोनों क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ गए भैया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। आपने हमेशा परसेंटेज पे फोकस करना है।
आपने ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए रही होगी और सेलिंग प्राइस 20% की हानि कह रहा है, तो कितने में बेच रहे हो चीज को? 80% में बेच रहे हो, यही मतलब हुआ? आपने बोला हाँ, 20% हानि पे बेच रहे हो, मतलब 80% में बेच रहे हो। तो वो कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, किसी और पे फोकस मत करो, बस प्रॉफिट पे फोकस करो, परसेंटेज पे फोकस करो कि प्रॉफिट 100 की चीज को 20% प्रॉफिट पर बेचना अगर मैं चाहता हूं तो कितने में बेच देना चाहिए? तो मैं कहूंगा 120% में मुझे बेच देना चाहिए। मगर आपने कहा कि जो ये 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, ये किसकी वैल्यू है? तो मैं कहूंगा ये 80% की ही तो वैल्यू है कि 1 रुपए में कितनी चीजें, 6 चीजें बेच रहा है। 120% में कितनी चीजें बेचे? तो मैं लिख लेता हूं A/1 लिख लेता हूं, डिवाइड कर रहा हूं दोनों साइड को। तो ये तो 80/120 है ही। परसेंटेज परसेंटेज कट जाना है वैसे तो। जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, जो थोड़ा नीचे है थोड़ा ऊपर। तो ये आएगा 1/1/6 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 से काटो भैया। तो सॉरी, 40 दूनी 80, 40 तिया 2/3 आ गया, और 3 से ये भी कट जाएगा 2 बार। तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए इधर आएगा, और ये आ जाएगा 1/4। ऊपर क्या है? रुपया है। नीचे क्या है? वस्तुएं हैं। एक ही वैल्यू जब यहां ऑब्जर्व करते हो तो 1 रुपए में 6 वस्तुएं, तो ए का जो मान आया ना वो ये बता रहा है कि ऊपर रुपए हैं और नीचे वस्तुएं हैं। तो 1 रुपए में कितनी ही वस्तुएं बेचोगे? तो आप कहोगे 4 वस्तुएं बेचेंगे। कितनी वस्तुएं बेचेंगे? 4 वस्तुएं बेचेंगे। इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा, दिल के बहुत ज्यादा करीब है। इसने कहा 67 की पावर 32 को डिवाइड करना है 68 से। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं जब भी पावर हो ना, तो बिना पावर के किसी आदमी को देखो कि उसकी क्या वैल्यू है। जब तक वो पावर में नहीं था तब तक कैसे बिहेव कर रहा था, तब क्या नेचर था। तो आपने क्या करना है? आपने पहले 67 को चेक करना है कि 68 से डिवाइड करेंगे तो क्या ही देगा। तो आपने बोला ये ना एक कम है 68 से, मतलब रिमाइंडर कितना देगा? तो आपने कहा -1 देगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आपने कहा पावर लगा ली, 32 कर दी। तो भैया इसकी भी पावर 32 करो। आ गई बात समझ में? आपने बोला हाँ, -1 की पावर इवन नंबर में होने का मतलब +1 देगा, और +1 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। अगर सपोज ये 67 की पावर 31 होता और इसे 68 से डिवाइड कर रहे होते सपोज, तो आप कहते 67 को पहले चेक करोगे 68 से, तो ये देता -1। पावर बाद में लगा के देखो 31, तो ये -31 आता, 31 आता। 1 की पावर -31 -1 देगा। आपने बोला हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो -1 का क्या मतलब हो गया? इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 68 से एक कम वाला आंसर होगा, मतलब 67 होगा। ये दूसरा केस बनाया मैंने, है ना, कि अगर वो ये देता, एक क्वेश्चन तो एक ही था, मगर मैंने कहा कि अगर ये होता तो आंसर ये आता। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों चीजें मैं समझाने की कोशिशें आपको कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे ना आकर के ऐसे आया तो भी आप सवाल को कर पाए। बहुत ही प्यारा सा उम्दा सा लिखा हुआ सवाल। सवाल में कह रहा है कि एक मोटर जो कार है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और हर 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा देती है। मतलब 1 घंटे में कितना जाती है? आपने बोला 70। ऐसा कितनी टाइम चलेगी? आपने बोला 2 घंटे तक। पहले घंटे में 70 गई, अगले घंटे में 70 जाएगी। फिर क्या होने वाला है? हर 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ जाती है। अब किस स्पीड से चलेगी? 80 की। और कितना ही चलेगी? 1 घंटे तक चलेगी। ऐसा एक और बार चलेगी, हर 2 घंटे चलना है उसने, है ना। 1 घंटे में 80 गई, फिर अगले घंटे में भी 80 गई, फिर उसकी स्पीड बढ़नी थी और कितनी हो जानी थी? 90 हो जानी थी। मगर रुको, कितना चल ली वो? 170 और 70, 140 यहां चल ली,
80 80 160 यहां चल ली, मतलब 180 140 और 160 है, अगर आप जोड़ेंगे तो कितना ही चल ली वो? तो आपने कहा 300 किलोमीटर चल ली। और कितना और चलना बाकी है? आपने बोला 45 और चलना बाकी है। मगर स्पीड क्या हो गई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे अगर पूरा चलेगी तो 90 किलोमीटर चल जाएगी। मगर कितना ही चलना है? 45 किलोमीटर चलना है। तो आप बोलेंगे सर जी आधा घंटा और चलेगी। एक 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 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और आधा घंटा, मतलब 4.5 घंटे में वो कितनी ही दूरी तय कर लेगी? तो आप कहेंगे 345 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? 345 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। आ गई बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। इस तरह से आपने करना है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं अपने कंप्यूटर को, क्योंकि हमारा तो अभी तक कुछ हैंग हुआ नहीं, मगर सिस्टम हैंग हो जाता है। तो जब सिस्टम हैंग हो जाए तो थोड़ा देर उसको रेस्ट दो और उससे कहो कि बेटा वापस आ जा। और शायद वो अब वापस आ गया, उससे समझ में आ गया कि हम सोए नहीं हैं। तुम कैसे सो सकते हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही प्यारा सा सवाल। द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 4 डिग्री। एक चीज ऑब्जर्व करना कि 179 तक चल रहा है, 1 डिग्री से शुरू कर रहा है, 179 तक चल रहा है। हमेशा सोचना इन सब का गुणा हो रहा है। अगर गुणा हो ही रहा है तो क्यों ना यहाँ पर कुछ जीरो वाली वैल्यू है क्या? तो आपने बोला हाँ, इस बीच में कहीं कॉस 90 आएगा। कॉस 90 की वैल्यू अगर आपको पता है कि जीरो है, जीरो की किसी से भी गुणा होगी तो क्या ही दे देगा? तो आप कहेंगे जीरो दे देगा। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आती जिसकी वैल्यू जीरो हो। तो अगर जीरो वाली कोई वैल्यू गुणा में आ जाएगी तो सारे के सारे जो प्रोडक्ट में और नंबर है उन सबका गुणा का जो रिजल्ट आएगा वो कितना ही आ जाएगा? जीरो आ जाएगा और जीरो आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अब इन्होंने कहा कि टेन थीटा दिया हुआ है, 4 tan थीटा दे रखा है आपको, 4 tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ? 3 दे रखा है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी ही हो गई? आपने बोला 3/4 हो गई। अब जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो मैं कह रहा हूं कि इस पूरे को कॉस थीटा से डिवाइड करो। तो इसे भी कॉस थीटा से डिवाइड किया, इसे भी कॉस से डिवाइड किया, इसे भी कॉस से किया और इसे भी कॉस से किया। तो आपने कहा ये साइन अपॉन कॉस क्या ही बना देता है? 10 बना देता है। तो 4 tan थीटा -2 अपॉन 4 tan थीटा +2। क्यों टेन थीटा में कन्वर्ट किया? क्योंकि भैया हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी। तो ये वैल्यू यहां पुट करते हैं। तो आपने कहा 4 × 3/4 -2 और 4 × 3/4 +2। 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया, 3 में से 2 घट गया, 1 आ गया और 3 और 2 जुड़ गया, 5 आ गया। तो 1/5 आंसर हो जाएगा। कितना ही आंसर हो जाएगा? आपने बोला 1/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। भैया 1 की पावर कुछ भी हो क्या ही देता है? घबराना नहीं, 1 ही देता है। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, तो ये तो 1 देगा। और यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है? 2 है। तो जब यूनिट डिजिट पूछी जा रही है तो यूनिट डिजिट पे फोकस करो और उन्हें जोड़ करके जो भी आंसर आए वो कह दो कि वही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आप आइए और अगले क्वेश्चन को देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या ही कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी लीप वर्ष में, बोले तो अधिवर्ष में, रैंडमली एक दिन को चुना जाता है, चुन लिया, तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? अब अगर आप समझें, जो लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर होता है उसमें 52 वीक तो होते ही हैं, है ना?
मतलब 52 संडे तो होते ही होते हैं, 52 वीक का मतलब 52 संडे होंगे। अब 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन और एक्स्ट्रा होते हैं। अब ये 2 दिनों में से कोई एक संडे हो सकता है। तो हम पॉसिबिलिटी देखते हैं इन 2 दिनों की कि क्या क्या हो सकते हैं। देखो शुरुआती मैं कहां से कर रहा हूं, सैटरडे से कर रहा हूं। सैटरडे, संडे, एक पेयर तो ये हो गया। एक पेयर क्या होगा, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेनसडे, वेनसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपने देखा कि कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं आपको। आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, जिसमें 2 दिनों के जो कॉम्बिनेशन है उसके बाद तो यही रिपीट करेगा। तो मतलब 7 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें से आपको ये देखना है कि 53वां रविवार हो। रविवार 52 तो रविवार है ही, 53 रविवार मतलब एक यहाँ पे संडे हो रहा है और एक यहां पे हो रहा है। तो इन 7 केसेस में से केवल ये दोनों ही केसेस हैं जिनमें संडे मिल रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए वो केवल कितने हैं, 2 हैं। टोटल आउटकम अगर आप देखें तो कितने हैं, तो आपने कहा 7 है। तो 2/7 आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो प्रायिकता का ये सवाल इस तरह से किया जा सकता है। प्रायिकता का ये सवाल इस तरह से किया जा सकता है और करना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ बताओ भैया, इसका इसका इसका। तो हमने एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका पढ़ा है कि ऐसे 2 नंबर देख लो जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। तो किसके बीच का डिफरेंस सबसे कम है, इन दोनों के बीच का। कितना है, तो 43 है। अब देखो 43 ऑप्शन में है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 86 है, वो भी 43 से कट जाता है और कोई ऑप्शन में है नहीं। तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब वैसे तो आपको क्या करना चाहिए, 43 निकाला, फिर 43 से इसे 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 इन तीनों को चेक करके देखो कि कटते हैं या नहीं कटते हैं। अगर नहीं कटते हैं तो 43 के फिर फर्दर फैक्टर करने हैं। मगर 43 एक अभाज्य, बोले तो प्राइम संख्या है, इसके इससे आगे कोई भी फैक्टर नहीं किए जा सकते। इसलिए हम डायरेक्टली 43 को ही आंसर कह देंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के पश्चात 266 रुपए प्रति साड़ी की दर से साड़ी बेचता है। ठीक है, हमें हमारी जो पहली मोहब्बतें हैं वो क्या है, आपने बोला 5% छूट, छूट की बात कर रहा है। ठीक है जी। यदि वह छूट ना देता तो उसे 12% का लाभ होता। ठीक है, दूसरा भी मिल गया हमें परसेंटेज। दो जगह हमें परसेंटेज मिला, दो जगह हमें परसेंटेज मिला, तो दोनों जगह हमें परसेंटेज पे फोकस करना है। परसेंटेज पे फोकस करो, परसेंटेज को देखो। तो आपने कहा कि कॉस्ट प्राइस, जब वो छूट की बात कर रहा है तो अंकित मूल्य, बोले तो मार्क्ड प्राइस, प्राइस, और से सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य पर आएगा। विक्रय, विक्रय मूल्य पर आएगा। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर आएगा। कितने की छूट दे रहा है भैया, 5% मत की, मतलब 100 रुपए की अगर कोई चीज मार्क्ड की हुई है तो उसे कितने में सेल करेगा, तो आप कहेंगे 95 में सेल करेगा। 5% की छूट का मतलब ये होता है। आई बात समझ में, आपने बोला हाँ ठीक है। तो इन्हें अगर मैं काटूं तो ये आ गया 19 और ये आ गया 20, यहां तक ठीक है। फिर कॉस्ट प्राइस पे बोले तो क्रय मूल्य पे बात करें। क्यों हम क्रय मूल्य पे जा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो आपने कहा कि 12% का लाभ होता है अगर वो क्या करे, कोई छूट ना दे। मतलब 100 रुपए की चीज को उसने मार्क किया हुआ है, उसने मार्क किया हुआ है कितने पे, 112 पे। कितने पे मार्क किया हुआ है, 112 पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, 100 की चीज को उसने 112 पे मार्क किया हुआ है। इन दोनों का भी रेशियो देखोगे, 4 से कटता है, 4 से 25 बार,
और 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32, मतलब 25 की चीज को 28 पर अंकित किया हुआ, ये हमें रेशो निकल रहा है। अब सवाल में आते हैं, सवाल में कह रहा है वो कितने में बेच रहा है, 266 में, हमारे हिसाब से 19 में बेच रहा है। 19 का मान दे रखा है 266, 19 से काटो, 19 एक बार, 19, 19 चौके 76, एक का मान आ गया 14, तो 20 का मान आ जाएगा भैया 28, जीरो, 20 का मान आ गया 280। 20 का जो मान है वही 28 का मान होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं। 28 का मान 280 है, तो 25 का मान कितना होगा, आप बोलेंगे 250 होगा। कितना ही होगा, तो आप कहेंगे 250 होगा। इस तरह से हम इस सवाल को समझ सकते हैं। वो क्योंकि आपसे लागत मूल्य ही पूछ रहा था वस्तु की, तो आप कहेंगे 250 रुपए लागत मूल्य हो जाएगी, बोले तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी चीज की। गॉट इट? आ गई बात समझ में? आपने बोला हाँ आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को, तो 3 लोगों की बात कर रहा है, ए, बी और सी। ए 42 दिन में कर रहा है, बी 84 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो 28 दिन में किसी काम को करता है। तो ऐसा कोई नंबर देखो जो इन तीनों से कट जाए। तो हमने कह दिया 84 गुणा गए 2 कर लो यार, ठीक है। 42 का दुगना 84 होता है, 28 तिया 84, 84 ही क्यों ना ले लें, 84 से कट जाना है। 42 दूनी 84, 84 एक बार 84, 28 तिया 84, मतलब टोटल जो वर्क है, टोटल जो समोसे हैं वो कितने हो गए, तो आपने कहा 84 हो गए। 1 डे वर्क, एक दिन में कितने समोसे खा रहे हैं, ये 2 खा रहा है, ये 1 खा रहा है, ये 3 खा रहा है, और ये डे दिए हुए थे। तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ए ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, मतलब ए ने 3 दिन अकेले काम किया, ठीक है जी। यदि सी प्रारंभ से 5 दिन बाद उनके साथ जुड़ता है, तो हम ऐसा करते हैं, ए ने सी के जुड़ने तक कितने दिन अकेले काम किया, तो आपने बोला 5 दिन तक। बी जो है 3 दिन बाद जुड़ा, तो सी के जुड़ने तक कितने दिन काम किया, 2 दिन तक। आ गई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, एक दिन में ए 5 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना ही काम करेगा, 10 काम करेगा। और ये एक दिन में 1 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 2, मतलब टोटल 12 काम ए और बी ने तब तक कर दिया जब तक सी जुड़ता है। तो कितना काम बचा है, तो आपने कहा 72 काम बचा है। अब ये 72 काम तीनों लोग साथ में मिलके करेंगे, क्योंकि सी भी आ चुका है, तीनों लोग मिलके काम करेंगे, जुड़ता है। तो ए ने कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक काम किया, ठीक है अभी रुको। तो हमें ये दिख रहा है 2 और 1 3 और 3 6, 6 के हिसाब से तीनों अगर साथ में काम करते हैं, तो 6 के हिसाब से 72 काम करने में 12 दिन लगेंगे। ये तो तीनों के दिन निकल गए कि 12 दिन लगेंगे, मगर ए 5 दिन पहले से काम कर रहा था, जो कि हमने यहां लिखा है। तो 12 दिन साथ में तीनों के, और 5 दिन अकेले, मतलब टोटल कितने दिन ए ने काम किया, तो आप कहेंगे 17 दिन ए ने काम किया। बहुत ही प्यारा सा उम्दा सा ये सवाल है, और दिल के बहुत ज्यादा करीब आपको लगेगा, ठीक है ना। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भैया घन का, टोटल सरफेस एरिया। तो आपने कहा 6a² होता है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 600, ठीक है। 6 से ये कट गया तो 100 आ गया, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। ए का मतलब एक साइड आ गई घन की, भुजा आ गई। आयतन बोल रहा है, तो एक क्यूब निकालना है, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 होता है। कोई ना कोई ऑप्शन तो ऐसा मिल ही जाएगा, टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ये कह रहा है जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से, मान लो कि संख्या ए है, क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है, तो यह इतनी हो जाती है। तो मान लो कि संख्या ए थी,
इसमें 15% की कमी की, मतलब 100 से 85 कर दी पहली बार में। फिर 80% की कमी की, मतलब 100 से कितनी कर दी गई, 20 कर दी गई। और फिर 44 की कमी की गई का मतलब है 100 से कितनी कर दी जाएगी, तो आप कहेंगे 56 कर दी जाएगी। अब ये जो संख्या है ये क्या हो गई, तो आपने कहा 19,992 हो गई। तो बस आपको इसे कैलकुलेट करना है। और संख्या का मान क्या है, बोले तो ए की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ए का मान आपने कैलकुलेट करना है और कमेंट कर देना है कि ये होगा, तभी तो थोड़ा सा हाथ चलेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि और एक राशि पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस देख रहा दिया हुआ है। डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का, किसका, सीआई और एसआई का। तो फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 5400, बराबर पी की वैल्यू आपको नहीं पता, आर आपको पता है 30 × 30 बटे 100 × 100। सॉल्व करोगे, ये 2 0 उड़ गए, 9 से ये 6 बार कट गया और पी का मान आ गया भैया 60,000। आ गया आंसर, आ गया जी, आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक टेबल की कीमत पहले 30% कम हो जाती है और फिर 80% बढ़ जाती है। मेज के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। पहले 30% कम हुई, मतलब 100 थी तो 100 से 30% कम हुई तो कितनी हो जाएगी, आपने बोला 70 हो जाएगी। फिर 80% बढ़ा दी गई, मतलब 100 थी, 100 से 80% बढ़ाई तो 180 हो गई। 2 0 उड़ा दो, 18 सते 126 होता है बटे 100। शुरुआत ये थी, ओरिजिनल हमेशा नीचे रहता है क्योंकि 100 से बढ़ा रहे और घटा रहे हो, न्यू ऊपर रहता है। कितना ही बढ़ रहा है, तो आपने बोला 26 बढ़ रहा है, किससे, 100 से गुणा कर 100 करना और कह देना कि 26% आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगले सवाल में देखिए, एक्स वाई जेड 3 संख्याएं, एक्स को वाई से 40% अधिक अंक और जेड से 20% कम अंक मिले। मतलब जो रेशो है वो एक्स और वाई के बीच में है कि वाई से 40% अधिक मिल रहे हैं। मतलब अगर वाई को 100 अंक मिले तो एक्स को कितने ही मिलेंगे, तो आप कहेंगे 140। इन दोनों का रेशो अगर आप देखें, 20 सत्ते और 20 पंजे आ गया। और z से 20% कम मिल रहे हैं, मतलब अगर मैं z को 100 मानता तो x को कितने मिलते, कम मिलते 20%, मतलब 80 मिलते। इन दोनों के बीच में रेशियो 4:5 आता। आप देख रहे हो कि दोनों जगह x है और x की वैल्यू अलग अलग है, तो x को दोनों जगह क्या ही करो, बराबर करो। यहाँ 4 से गुणा करो दोनों साइड और यहाँ 7 से गुणा करो दोनों तरफ, क्योंकि ये रिश्ता इनके बीच में था और ये रिश्ता रिलेशन इनके बीच में था। तो आपने कहा एक्स वाई और जेड के बीच में 28, 20 और 35 का रेशो आ गया। आपको y की वैल्यू दे दी गई है 480, 20 का मान 480 है। तो 24 से गुणा करोगे भैया इसमें, तो 480 आएगा। इसमें भी 24 से गुणा करो, 35 गुणा गए 24, 24 पंजे 120 और 24 तिया 72 और 12 84। तो 840 कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो उसे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्लियर हो रहा है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल बहुत ही उम्दा लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति, मतलब बी की वैल्यू दे दी गई है 27 किलोमीटर पर आवर। यह धारा के विपरीत 85 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 15 मिनट में तय करती है। धारा के विपरीत का मतलब कितना हुआ, 85 किलोमीटर की दूरी को विपरीत बोले तो अप स्ट्रीम B-S स्पीड से ट्रेवल करने में 4 घंटे 15 मिनट को भी घंटे में बदल लो। ये क्या दी हुई है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
क्या होती है? आपने बोला टाइम के बराबर होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इस तरह से लिखेंगे। तो आपने क्या किया, 85 बटे पी की वैल्यू 27 माइनस एस बराबर 15 चौकू 60, 4 चौकू 16 और एक 17, 17 बटे 4, 17 से 85 काटोगे, 17 पंजे 85, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे कि 25 बराबर 27 माइनस एस। तो जो एस का मान आएगा भैया वो 27 माइनस 25 बोले तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। गॉट इट? 5 को 20, मैम 5 को 20 होता है, मैं 25 क्यों लिख रहा हूँ? 20, वो तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में है तो आपने बोला बिल्कुल है। देखिए कई बार दिमाग ऐसा चलेगा, 4 पंजे 25 कर लोगे आप। तो इस चीज से बचने का एक ही तरीका है, स्किप करना। जब आपको ऐसा लगने लगे कि दिमाग चलना बंद हो गया है तो क्वेश्चंस स्किप करना। स्किप करने का मतलब वो वाला सेक्शन छोड़ देना, मैथ्स वाला सेक्शन छोड़ देना और जीएस में स्विच कर जाना। जीएस के क्वेश्चंस करना 5-10 मिनट, फिर वापस आ जाना, मगर इसके लिए स्पीड चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की जो घात हो वो 2 हो। बस अगर ऐसा लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण इक्वल टू 0 लिख दिया। अगर इसके साथ कुछ और टर्म भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिखा हुआ, ठीक है जी ये भी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, हाँ जी है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, हाँ जी है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। इससे मतलब किसी भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 हो गई तो नहीं होगी, ऐसे लिख लिया जाए तो ये नहीं होगी द्विघात समीकरण। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है। तो हमें तो द्वि चाहिए, 2 वाली चाहिए। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, एक लेफ्ट हैंड के उस साइड है एक इस साइड है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसके पास केवल 4x बचा। मैक्सिमम डिग्री ही कितनी है? 4x इक्वल टू -1। तो x की पावर 1 है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। जबकि ये देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यार क्यों ऐसा हमारे साथ होता है? 4x इक्वल टू 0, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी देखोगे मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। इसमें बोलोगे ये भी तो कट जाएगा, ना 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 ये नहीं कटेगा। ये माइनस को अगर इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 - 2x इक्वल टू 0 रख लो। देखो ये एक्स स्क्वायर कटे नहीं, जुड़ गए। तो इस चीज का ध्यान रखना। 2x² प्लस 5 - 2x, मैक्सिमम x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 चाहिए। 2 है, हाँ है। तो सब में है, किस में नहीं है? पहले वाले में नहीं है, इसलिए वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है दो लंब वृत्ताकार बेलनों की, बेलन का मतलब क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। उनकी रेडियस का अनुपात दिया हुआ है, R1 और R2 का रेशो दिया हुआ है 2:3। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ है, H1 और H2 दे रखा है 5:4। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया। तो आपने कहा जो कर्व सरफेस एरिया है पहले का और दूसरे का कर्व सरफेस एरिया A2, इस तरह से लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है 2πr1H1 अपॉन 2πr2H2। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, रेशो ही पूछ रहा है। R1 अपॉन R2 का रेशो 2/3 है और H1 और H2 का रेशो 5/4 है। इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, मतलब रेशो आ गया 5:6। केवल और केवल पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसी तरह से वो आपसे अगर उनके वॉल्यूम्स का रेशो पूछता
तो क्या होता, उनके वॉल्यूम का, उनके आयतनों का अनुपात पूछता। और पूरा क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन पूरा यही है। और पूछता कि V1 रेशो V2 बताओ। तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आता। तो उसमें आप किसका फॉर्मूला लगाओगे? वॉल्यूम का। और फिर देखो क्या आंसर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। किसी कमरे के ओके किसी कमरे के फर्श 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। फर्श की बात कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है। उस फर्श को कारपेट के कवर करने का खर्च ज्ञात करें। तो फर्श जो है, सबसे पहले तो फर्श है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो देखते हैं। वो लंबाई गुणा के चौड़ाई होगा। बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल यही होगा। लंबाई कितनी है? आपने बोला 100। चौड़ाई कितनी है? 3 है। मतलब कितना ही आ गया? आपने बोला 300 आ गया। और ये 300 किस में आया? ये मीटर मीटर था, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अब आपने देखा कि जो ये फर्श है, मान लो इस तरह से फर्श है। अब इसे कारपेट लगाना है। कारपेट मतलब कुछ इस तरह से रोल है कारपेट का, बना लेता हूं। ये कारपेट का रोल है। इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो लंबाई निकालनी पड़ेगी। हाँ, एल लंबाई का है ना। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है 300 मीटर स्क्वायर चाहिए। लेंथ दे रखी है, एल नहीं पता है, चौड़ाई पता है 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5। पॉइंट से ये उड़ाऊंगा, जीरो आ जाएगा। 5 से काटूंगा 6 बार, तो एल की वैल्यू आ गई 600। 600 मीटर आ गई। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ जी आ गई। 600 मीटर लेंथ लगेगी। 1 मीटर लेंथ के लिए कितने रुपए लगने हैं? आपने बोला 15। तो 600 मीटर के लिए 600 गुणा गए 15 करोगे, 15 छक्के 90। तो 90 ये दिख रहा है और 2 जीरो ये दिख रहे हैं, ये वाले। आपने कहना है कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमारी कोशिशें थी कि लगभग लगभग सारे टॉपिक कवर किए जाएं डेली। इसी तरह से आपको सारे सेशन मिलते रहेंगे। कोई टॉपिक अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आज का जो लेक्चर था इसमें नहीं हो पाया, कवर नहीं कर पाए, उसके क्वेश्चंस आपको नहीं देखने के लिए मिले, तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी इंक्लूड कीजिए। वो भी करने की पूरी कोशिशें करेंगे। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, करते रहिए। और ये लास्ट जो मोमेंट है ना, इसमें करना जरूर है। पेन जरूर चलाना, प्रैक्टिस जरूर करना। ये मत कहना कि एग्जाम में जाके ही करोगे। वहां नहीं हो पाएगा अगर यहां नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो।